हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में आपका जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है बच्चों, इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, यानी कि 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें बच्चों होता क्या है कि मतलब भारतीयों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी से पहले जो यहाँ के भारतीय थे उन्हें क्या क्या कष्ट हुए एंड कौन कौन से मूवमेंट यहाँ पे चले, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं मतलब आज़ादी तक लड़ने के लिए, ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि भारतीय भूक्षेत्र अंग्रेज़ों का कब्जा किस तरह रियासत थी, फिर उसके बाद किसानों और आदिवासियों में ज़िंदगी के बदलाव, उनके बदलाव कैसे आए, उसके बाद 19वीं शताब्दी में आए शैक्षणिक बदलाव, भारतीयों की महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों 1870 के बाद जो भी चीज़ हुई है वो है। इसमें हुआ मतलब अंग्रेज़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे अपने, मतलब जितना वो हमारे पर अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, राष्ट्रवाद का उदय होता है, यानी कि अपने राष्ट्र में अपना राष्ट्र बनाना। एक सभी भारतीय बहुत ज़्यादा उतावले थे उस चीज़ के लिए। इसमें क्या हुआ, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचना विवश कर दिया कि यह देश क्या है। मतलब हम जिस देश में रह रहे हैं, जब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मीन्स जो भी कुछ हमें पूछना है, जो भी कुछ हमें करना है, वो हम अंग्रेज़ों से पूछ के करेंगे। मतलब माइंड में ये बात आ रही थी। तो इसके लिए क्या हुआ, भारत का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, रंग, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। मतलब ये सब हम सोचते थे, लेकिन यह देश और इसके सारे संसाधन, इसके सारे व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। मतलब भारतीय ये सोचने लगे थे कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होगा, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे ऊपर से नियंत्रण खत्म नहीं करेंगे, भारत यहाँ के लोगों का नहीं हो सकता, और हम भारतीय कभी नहीं हो सकते। मीन्स जब तक अंग्रेज इस पर कब्जा करे बैठे हैं, हम कभी भी मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही कुछ हो सकता है कि बच्चों। फिर इसमें क्या हुआ, यह चेतना जब माइंड में सभी लोगों के मन में ये वाली बात आ गई कि अंग्रेज जो हैं वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। फिर क्या होता है बच्चों, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में सफाई देने लगी थी। 1870 से 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील और अंग्रेजी शिक्षित पेशावर के हाथों में होती थी। बच्चों क्या होता था, जो मतलब भारतीय लोग होते थे, ना तो उन्हें वकील बनने दिया जाता था, ना ही कुछ, मतलब अंग्रेज जो थे सिर्फ अपना रोब चलाते थे। पुनः सार्वजनिक समझौता हुआ, पुनः सार्वजनिक सभा हुई, पुणे में हुई थी बच्चों ये सभी लोगों की सभा, जिसमें इंडियन एसोसिएशन हुआ, मद्रास महाजन सभा हुई, बम्बो रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन हैं। ये सब संगठन बनाए गए जिससे हम आज़ादी तक पहुँचे। पहला क्या है बच्चों, पुनः सार्वजनिक सभा। ये इसका नाम क्या है बच्चों, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए, यानी कि सभी के लिए एक समान। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लक्ष्यों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। मतलब इन्होंने एक सभा करी सार्वजनिक, उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य है किसी भी लेकर, यानी कि जो भी चीज़ है वो सभी के लिए है, भारत में कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। परंतु क्या होता है बच्चों, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है, यानी कि हम सभी संप्रभुओं किसी के अंडर में न रहें। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बच्चों इन्होंने बहुत सारे वो बनाए, 1878 में ये बना था आर्म्स एक्ट। इसमें क्या हुआ था बच्चों, जो भी भारतीयों के पास अपने कुछ हथियार थे वो सब उनसे छीन लिए गए अंग्रेजों द्वारा। और क्या हुआ, उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था बच्चों, इससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। मतलब कि जैसा अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज जैसा सरकार कर रही है उसी को ही स्वीकार करना, जैसे तैसे भी बिल्कुल चुप रहना, उनकी बात का कोई विरोध न करना। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है, यानी कि जो गलत है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है।
ठीक है ना, लेकिन भारतीय नहीं छपा सकते थे कुछ भी। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल, कब आया था बच्चों? 1883 में आया इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामे हुए। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता था बच्चों? उसके बाद क्या हुआ? पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। कब हुआ? 1885 में लिया था बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का। संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद रखने हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था। बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे, मतलब ये जो लोग थे। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, यानी कि जो इनका नेता बने थे वो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ बच्चों? उभरता हुआ राष्ट्र, यानी कि इनके सामने कुछ उभरता हुआ मतलब उठती हुई चीज़ें नजर आई। इसमें क्या हुआ? अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों को और तरीकों के लिहाज में मध्यवर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊँचे पद दिए जाएँ। इस तरह के उसने मांग की कि सिविल सेवा के लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। बच्चों इसमें 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया? पहले जो IAS PCS के बच्चों जो सिविल परीक्षाएं, सिविल सेवाएं, ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती थी, ये सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। लेकिन जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, जब इसकी स्थापना की गई, इसमें सर्वप्रथम क्या हुआ बच्चों? इसके लिए मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बताया गया कि इसके बाद यहाँ भी परीक्षाएं की जाएंगी। फिर क्या हुआ? शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नक्सलवादियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज़्यादातर पूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। पहले ये भी होता था कि बच्चों जो गोरे लोग होते थे उनको ही अफसर बना दिया जाता था, कालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, यानी कि जो भारतीय लोग हैं वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन देते थे। मतलब जो भी यहाँ कमाते थे, रहते यहाँ थे, लेकिन जो हिस्सा होता था, मनी जो होती थी, वो अधिकतर ब्रिटेन में पहुँचाते थे यहाँ से बच्चों। क्योंकि इसके बाद क्या होता है? इसलिए लोगों की उम्मीद थी कि भारतीयकरण की यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया, आर्म्स एक्ट मैंने बताया अभी आपको, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि हमें अपने विचार रखने की और कहीं भी आने जाने की और कुछ भी करने की स्वतंत्रता, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रताएं इसके हिसाब से फिर दी जाने लगी 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जरिए। ओके बच्चों, फिर आगे क्या होता है? शुरुआती साल में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपिन हो गए हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहा था, खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है, क्योंकि भारत में रहने के बाद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? ब्रिटेन में सारा माल पहुँचा रहे थे। उससे क्या हुआ? उनके नमक कर, उन्होंने जो अंग्रेजों ने नमक कर लगा रखा था, नमक पे वो लगा रखा था, वो तोड़ दिया गया। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही
नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की ओर आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गी को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर कहूँगा। किसने कहा था? ये तिलक का नारा था बच्चों। क्या हुआ, 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीके पर सवाल खड़े करने लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों को बच्चों गरम दल का नेता कहा जाता है। लाल बाल पालकिन के नाम से जाना जाता है। जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पत्तियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, तिलक ने फिर यहाँ पे नारा भी दिया बच्चों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इसी बीच क्या घटना होती है बच्चों, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था, भारत का हिस्सा था ना बंगाल। उसमें क्या हुआ, बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया तो बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से होगा। मतलब जब उन्होंने विभाजन कर दिया फिर क्या होगा, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई, क्योंकि वे सारे भारतीयों में मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया उनको। मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जनप्रतिनिधियों के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु इन इलाकों में भी इसकी भारी अनगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तन वाली धड़े ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। यानी कि जो इन्होंने फिर यहाँ पे नारा भी दिया कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि अपने अपनी चीज़ें जो है अपने देश में बनने वाली है सिर्फ उसी का उपयोग करो। जो विदेशी चीज़ें थी यहाँ पे उनका भी बहिष्कार किया गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में क्या हुआ बच्चों, मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। यह अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में फिर क्या हुआ, कांग्रेस टूट गई। 1907 में मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। फिर क्या होता है बच्चों, चंद्राष्ट्रवाद का उदय।
मतलब जनता में राष्ट्रवाद का कैसे उत्पन्न हुआ। 1919 के बाद 1919 में क्या हुआ था बच्चों, जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गए, यानी कि सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह में भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा में व्यय में भारी इजाफा करने लगी। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफों पर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से ऊपरी जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, महात्मा गांधी का मतलब ये वाली जब खत्म हो गई, इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई बच्चों। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों को समाचार और तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी का आगमन, यानी महात्मा गांधी आते हैं। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में अफ्रीका से, गांधी जी ने 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ नस्लभेदियों पाबंदी होने के जो उसका कलर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अच्छी मान्यता थी कि लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उच्च भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, रॉलेट एक्ट कब आया था बच्चों? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था अमृतसर में। एक जनसभाएं चल रही थी बच्चों, शांतिपूर्वक सब सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर, अंग्रेज अधिकारी था ये जनरल डायर, इसने क्या करा, गोली चलाने का बच्चों आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारी जनता वहाँ पे निहत्थे मारी गई और कई की लाश कुएं में से मिली। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ निर्दोष लोगों की जान गई, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बहुत सारे लोग थे। 1919 फिर आता है रॉलेट एक्ट। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। किसे? रॉलेट एक्ट को। उन्होंने क्या करा बच्चों, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या व्यय याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला हुआ, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्से जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी, उनको वापस दिला दी थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। फिर आता है खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित
पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और अंग्रेज से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं। 1921-1922 में क्या होता है कि दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। फिर क्या होता है बच्चों, जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों को छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के संयुक्त प्राप्त वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों को किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी गांधी जी आदर्शों के रूप में नहीं था। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो, या तो कुछ करो या फिर मर जाओ का नारा दिया। के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रति हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत में 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1,000 लोग पुलिसकर्मी को मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से बड़ी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप में के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के राष्ट्र के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठन हुए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद भारत आज़ाद कर दिया गया। और ठीक है बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।